नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पति से लड़कर ननद। जब पीहर लौटी तो भाभी ने किया कुछ ऐसा कि ननद के होश ठिकाने आ गए। सर्दियों की सुबह थी। सूरज की पहली किरण हल्की धुंध को चीरते हुए आंगन में पहुंच रही थी। रसोई घर से बर्तनों की आवाज आ रही थी। जहाँ घर की बहू दिशा नाश्ता बना रही थी, जबकि विमला जी आराम से सोफे पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी। अरे बहू, पराठे बन गए हैं या अभी तक सब्जी में उलझी हो? विमला जी ने आवाज लगाई। जी माँ जी, बना रही हूँ। दिशा ने जल्दी से रसोई से झांकते हुए कहा। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कहीं मोहित को ऑफिस जाने में देर ना हो जाए। और हाँ, देख लेना सब्जी में मसाले कम ना हो। तुम्हारे हाथ का खाना बिल्कुल फीका होता है। मुझे ऐसा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जी माँ जी, देखती हूँ, दिशा ने जवाब दिया। उसी वक्त मोहित हाथ में फाइलें लिए तैयार होकर बाहर आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। वो सीधे अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, ये लीजिए, इस महीने की तनख्वाह मिल गई थी। रात को जब मैं ऑफिस से घर आया था तो आप सो रही थी। हाँ बेटा, कल जल्दी नींद आ गई थी, कहते हुए विमला जी पैसे लिफाफे से निकाल कर गिनने लगी। और सुनो माँ, अगले महीने मेरा प्रमोशन होने वाला है। अब मेरी तनख्वाह 1.5 गुना हो जाएगी। मोहित ने खुश होकर कहा। तो विमला जी की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। उन्होंने पैसे संभालते हुए कहा, अरे वाह बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अगर आज तेरे पापा हमारे साथ होते तो कितना गर्व महसूस करते तेरे पर। मैं तो आज ही मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान तुझे खूब तरक्की दे। मोहित की तनख्वाह बढ़ने की सबसे ज्यादा खुशी तो विमला जी को ही थी। होती भी क्यों ना, आखिर उसकी तनख्वाह का एक एक पैसा विमला जी अपने हाथ में लेती थी। हालांकि उम्र हो गई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने घर में अपना वर्चस्व कायम रखा था। घर में होने वाले एक एक खर्चा का हिसाब किताब वो रखती थी, लेकिन घर के किसी काम में बहू के साथ हाथ नहीं बटाती थी। आज भी हमेशा की तरह दिशा ही रसोई के काम में जुटी थी। मोहित ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए आवाज दी, दिशा, नाश्ता तैयार है तो दे दो, देरी हो रही है। जी अभी लाई, दिशा ने रसोई से आवाज दी और जल्दी से नाश्ते की थाली परोस कर ले आई। साथ ही अपनी सासू माँ के लिए भी नाश्ता ले आई। खाना खाने के बाद मोहित ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला तो दिशा भी कुछ देर के लिए अपने कमरे में चली गई। तभी घर का फोन बज उठा। हेलो, विमला जी ने रिसीवर उठाया। माँ, मैं मीरा बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से आवाज आई। विमला जी का चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ मीरा, तेरे आवाज में उदासी क्यों है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। माँ, आज तो हद हो गई। यह आदमी तो मुझसे ऐसे बात करता है जैसे मैं उसकी कोई गुलाम हूँ। अब और सहा नहीं जाता माँ, मैं मायके आ रही हूँ। मीरा की आवाज गुस्से से कांप रही थी। सुनकर विमला जी भी ऊंची आवाज में बोली, क्या? उसकी हिम्मत तो देखो। लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, यहाँ आ जा, यहाँ तू आराम से रहना। लेकिन माँ, भैया और भाभी, वो लोग तो हमेशा मुझसे ही उपदेश देने लगते हैं। मीरा ने अपने शब्दों में जहर घोलते हुए कहा। तो विमला जी तुरंत बोली, अरे उन लोगों की चिंता तू मत कर, तेरे भाई को तो मैं अपने तरीके से समझा लूंगी। और रही तेरी भाभी की बात, तो वह घर दहेज में नहीं लेकर आई है, ये तेरा घर है। मेरे जीते जी इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। तो अपना सामान पैक कर और बेफिक्र होकर यहाँ आ जा। और किसी को परेशानी होगी तो उसे मैं देख लूंगी। हाँ माँ, अब एक दिन भी इस घर में नहीं रह सकती मैं। दम घुटता है मेरे यहाँ पर। मैं आज ही आपके पास आ जाऊंगी। मीरा को अपने मायके आना हमेशा राहत भरा लगता था। यहाँ उसे ना कोई जिम्मेदारियां निभानी होती थी, न किसी की बातें सुननी पड़ती थी। ये उसकी माँ विमला जी का ही सिखाया हुआ था। दरअसल अपनी बेटी मीरा की शादी के समय ही
विमला जी ने उसे कहा था कि बेटी, अब तुम्हारे जीवन का दूसरा पक्ष शुरू होने जा रहा है। अब तुम्हें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। क्या मतलब? माँ मीरा ने जिज्ञासावश पूछा था। मतलब साफ है, सास ससुर से दबकर मत रहना। ज्यादा टोका टोकी करे तो बेशक तो दो टुक जवाब दे देना। पति को काबू में रखना और किसी को ज्यादा भाव मत देना। अपने ससुराल वालों को कभी सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना वह तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, कोशिश करना कि सास ससुर से अलग रहो, तभी तुम्हें अपनी आजादी मिलेगी। इसके लिए अगर तुम्हें झगड़ा भी करना पड़े तो हिचकना मत। विमला जी की इन बातों को गांठ बांधकर मीरा ने अपने ससुराल में कदम रखा था। उसके सास ससुर बिल्कुल सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे। मीरा को अपनी बेटी ही मानती थी। उसके पति राहुल ने भी पूरी कोशिश की कि मीरा को कोई तकलीफ ना हो। ससुराल का माहौल बेहद खुशनुमा था, लेकिन वहां के शांत माहौल से मीरा खुश नहीं थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने अपनी माँ के हुक्म की पालना करना शुरू कर दिया। उसके बाद से तो घर में शांति का नामो निशान न रहा। अब उसकी शादी को पूरा 1 साल होने को था और इस 1 साल में मीरा तीसरी बार अपने ससुराल से लड़कर मायके आ रही थी। मीरा ने बैग के साथ जैसे ही घर के दरवाजे पर कदम रखा, उसकी आंखों में गुस्सा और उदासी साफ झलक रही थी। आ गई तो बेटी, ला ये बैग मुझे दे दे, तू अंदर आ। अब अपने सिर पर किसी चीज का बोझ लेने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। विमला जी ने उसके हाथों से सामान लेते हुए कहा। मीरा अंदर आई तो विमला जी उसे अपने कमरे में ले गई। माँ, मेरा पति तो चाहता है कि मैं दिन भर घर में नौकरानी बनी रही हूँ। सारा काम, सारा सासुर की सेवा और खुद का आराम कुछ नहीं। मुझसे ये सब नहीं होता। विमला जी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली। बिल्कुल ठीक कह रही तू बेटी। ये लोग घर की बहू को काम करने वाली मशीन समझते हैं, लेकिन मैं तुझे पहले ही समझा चुकी हूँ कि अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तूने सही किया जो वहां से आ गई। तू किसी की गुलाम नहीं है। वो तुझे समझ नहीं सकते तो तू उनके साथ रहने का क्या फायदा, बता। इसी बीच दिशा पानी लेकर कमरे में आई तो विमला जी ने दिशा की ओर देखा और बोली, बहू, जब तक मीरा आराम कर रही है तब तक तू उसकी पसंद का खाना बना दे। आज ससुराल के तनाव से दूर वह आराम से खाना खा पाएगी। दिशा ने सिर हिलाया और रसोई में चली गई। दोपहर का खाना खाने के बाद मीरा और विमला जी घंटों तक अपने कमरे में बैठे बातें करती रहीं। मीरा ने अपनी शिकायतें गिनाई और विमला जी हर बार उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहीं। इस दौरान दिशा ने भी थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे का रुख लिया। शाम के समय दिशा ने कमरे से बाहर आकर पूछा, माँ जी, आज रात को राजमा चावल बना दूं? मीरा को बहुत पसंद है ना। तो विमला जी ने तुरंत टोकते हुए कहा, अरे रहने दो तुम बहू। दोपहर को भी तुमने इतना फीका और बेस्वाद खाना बनाया था कि मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब ऐसा करो, मोहित को फोन कर दो, उससे कहो कि बाहर से कुछ अच्छा खाना ले आए। कुछ अच्छा खाएगी तो उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। दिशा ने यह सुना और उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने धीरे से कहा, जी माँ जी, फोन कर देती हूँ। दिशा कमरे से बाहर चली गई तो मीरा बोली, माँ, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, बस आप इसी तरह मेरे लिए खड़ी रहना। अरे बेटी, मेरे रहते तुझे किस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तू यहाँ आराम से रह। कहते हुए विमला जी अपनी बेटी का सिर सहलाने लगी। इधर दिशा ने अपने पति मोहित को फोन लगाया तो दूसरी रिंग पर ही मोहित ने फोन उठा लिया और उसकी आवाज सुनते ही मुस्कुरा उठा। हाँ मेरी जान, बताओ, फोन कैसे किया? सब ठीक तो है ना, या बस मेरी आवाज सुनने का मन कर गया था? मोहित ने थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहा तो दिशा हल्के से मुस्कुरा दी और फिर बोली, हाँ सब ठीक ही है,
बस आपसे एक बात कहनी थी। अच्छा, तो बताओ, आज क्या हुक्म है मैडम का? मोहित ने प्यार भरे लहजे में पूछा। तो दिशा बोली, वो आज मीरा आई है ना, तो माँ जी कह रही थी कि रात का खाना बाहर से मंगवा ले, किसी अच्छे रेस्टोरेंट से कुछ लेकर आइएगा। ये सुनते ही मोहित थोड़ा चौंका। मीरा, फिर पिछले हफ्ते तो वो 4 दिन पहले रखकर गई थी ना, अब क्या हुआ? तो दिशा ने बात को संभालते हुए कहा, पता नहीं, माँ जी कह रही थी कि वो परेशान है, शायद ससुराल में कुछ बात हो गई होगी। मोहित ने एक लंबी सांस ली और फिर गुस्से भरे लहजे में बोला, अरे यार, आखिर मीरा को दिक्कत क्या है ससुराल में रहने से? मैंने कितनी बार कहा था कि माँ से कि उसे वहां अपना घर बसाने दो। हर छोटी बात पर उसे मायके बुला लेना कोई हल नहीं है। लेकिन माँ भी, उन्हें तो हर बार यही लगता है कि बेटी को यहाँ रहकर आराम मिलेगा। दिशा ने कहा, आपकी चिंता जायज है, लेकिन वह भी माँ है ना, अपनी बेटी को दुखी होते नहीं देख पाती होगी। तो मोहित ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है दिशा, मुझे अभी ऑफिस में काम निपटाना है, आते हुए रेस्टोरेंट से खाना लेता आऊंगा, रात को मिलता हूं। रात के करीब 9 बजे मोहित घर लौटा। उसके हाथ में रेस्टोरेंट से मंगाए खाने के पैकेट थे। दिशा ने उसके हाथ से खाने के पैकेट लिए और रसोई की तरफ चली गई। मोहित ने मीरा की ओर देखा, जो लिविंग रूम में सुकून से बैठकर टीवी देख रही थी। वो सोफे पर जाकर बैठते हुए बोला, कैसे हो मीरा, सब ठीक तो है? मीरा ने टीवी का रिमोट एक तरफ रखा और अचानक ही रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। भैया, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। वहां सब मुझसे नौकरानी की तरह व्यवहार करते हैं। सुबह से लेकर रात तक काम काम और बस काम। किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। यहाँ तक कि मेरा पति भी मेरा साथ नहीं देता। मोहित ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं मीरा, हर समस्या का हल होता है। तुम कहो तो मैं राहुल से बात करता हूँ। मोहित के इतना कहने की देर थी कि विमला जी वहां आ गई। उन्होंने अपनी बेटी के आंसू देखे और नाराज स्वर में बोली, कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की। मुझे खूब समझ है, ऐसे लोगों की 4 दिन वहां नहीं जाएगी तो खुद ही हाथ जोड़कर उसे लेने आ जाएंगे। इस बात पर मोहित ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, माँ, ये तो कोई हल नहीं है। अगर मीरा हर बार यहाँ आ जाएगी तो उसके रिश्ते कैसे सुलझेंगी? ससुराल में थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना। फिर मीरा ऊंची आवाज में बोली, मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना और कोई रिश्ता नहीं बनाना। अगर वो लोग लेने आएंगे भी तब भी मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैंने सोच लिया है कि उस आदमी के साथ अब मैं और नहीं रह सकती। फिर विमला जी ने मोहित को घूरते हुए कहा, तुझे तो अपनी बहन की तकलीफ नहीं दिखती। और ये मत भूल कि मीरा का मायके है, यहाँ आने का उसे पूरा हक है। माँ, मुझे उसकी तकलीफ दिखती है, लेकिन मुझे ये भी नजर आता है कि बार बार उसके यहाँ आने से परेशानी और बढ़ती जा रही है। ऐसा करने से उसके अपने ससुराल में इज्जत और जगह दोनों खत्म हो जाएगी। माँ, मैं खुद जाकर उससे बात करता हूँ, कम से कम ये तो पता चले कि समस्या है क्या। तभी विमला जी ने उसे रोकते हुए कहा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है मोहित। अगर मीरा को मायके में रहकर अच्छा महसूस होता है तो यही सही है। पहले मेरी बेटी इतनी परेशान है, ऊपर से तुम इस तरह की बातें करके उसे और ज्यादा परेशान कर रहे हो। लेकिन माँ, बस अब इस बारे में कोई और बात नहीं होगी। चल बेटी, तू आकर खाना खा ले। कहते हुए विमला जी मीरा को अपने कमरे में ले गई। अगले दिन सुबह दिशा ने उठते ही कपड़े धोने की मशीन लगाई। घर के 2 दिन के कपड़े पहले ही जमा हो गए थे, इसलिए उसने जल्दी जल्दी काम निपटाने का सोचा। जैसे वो मशीन में कपड़े डालने लगी, मीरा अपने कमरे से बाहर आई। माँ, मेरे बैग में सारे कपड़े मैले पड़े हैं, हफ्ते भर से धोए ही नहीं थे। मीरा ने आराम से अपने बाल बांधते हुए कहा, मीला जी,
जो पास बैठी थी चाय पी रही थी, तुरंत उठी और बोली, कोई बात नहीं बेटी, मैं दिशा को दे देती हूँ, वो तो देगी। दिशा ने सिर उठाकर मीरा की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। विमला जी ने मीरा का बैग खाली किया और सारे कपड़े दिशा के पास लाकर रख दिए। ये भी धो देना बहू, मीरा के कपड़े हैं। घर की परेशानी में बेचारी अपने कपड़े धो ही नहीं पाई होगी, विमला जी ने कहा। दिशा ने कपड़ों का ढेर देखा। पहले से ही मशीन में कपड़े भरे हुए थे और अब मीरा के बैग से निकले कपड़ों का ढेर और जोड़ दिया गया था। दिशा की आंखों में थकान झलकने लगी, लेकिन उसने बिना कुछ कहे काम करना शुरू कर दिया। मीरा आराम से सोफे पर बैठ गई और फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगी। कुछ देर बाद दिशा किसी काम से अंदर गई तो विमला जी ने कहा, बहुत जल्दी करना, नाश्ता भी बनाना है। फिर मीरा की ओर देखती हुए बोली, बेटी नाश्ते में क्या खाओगी? तो मीरा फोन से नजर हटाए बिना ही बोली, माँ आलू पूरी खाने का मन है। आज दिशा जल्दी से नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। उसकी आंखों में थकावट और चेहरे पर खामोशी थी। मोहित तैयार होकर नाश्ते के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि दिशा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने में लगी थी। बीच बीच में मशीन से कपड़े निकालने और डालने के लिए जाती और फिर आकर रसोई में मोर्चा संभाल लेती। दूसरी ओर मीरा आराम से सोफे पर बैठी फोन चला रही थी। कभी कभी वह हंसते हुए अपनी माँ से कुछ कहती और फिर से फोन में व्यस्त हो जाती। विमला जी भी नाश्ते की तैयारी के लिए दिशा को निर्देश देते हुए मीरा से अपने पुराने किस्से साझा कर रही थी। मोहित ने ये सब देखा और अंदर से हल्का खिन्न महसूस करने लगा। मोहित का मन किया कि वो अपनी माँ और बहन से कहे कि वे भी घर के काम में थोड़ा हाथ बटाएं, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। कहीं बात का बतंगड़ ना बन जाए। वो जानता था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसकी माँ बुरा मान जाएगी और मीरा भी इसे अपनी बेइज्जती समझेगी। चलो छोड़ो, उसने खुद को ही समझाते हुए सोचा। घर का माहौल खराब करने से अच्छा है चुप रहो। दिशा समझदार है, वो संभाल लेगी। दिन यूं ही बीतने लगे। दिशा सुबह से लेकर रात तक घर के हर छोटे बड़े काम में लगी रहती। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, रसोई संभालना, यही सब उसकी दिनचर्या थी। दूसरी ओर मीरा अक्सर टीवी देखती रहती या फिर फोन में व्यस्त रहती। कभी कभी वो सहेलियों के साथ शॉपिंग पर निकल जाती तो कभी अपनी माँ के साथ बाजार की सैर करती। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। अरे मीरा बेटी, कहीं जा रही हो क्या? मीरा को तैयार होते देख विमला जी ने पूछा तो मीरा बोली, हाँ माँ, मेरी सहेली नीतू का फोन आया था। आज मैं उसके साथ मॉल में शॉपिंग करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से कुछ खरीदा नहीं तो सोचा आज अपने लिए कुछ अच्छी ड्रेस खरीद लूं। हाँ बेटी, यही तो, उन्हें ठीक कहा, बाहर निकलेगी तो तेरा दिल भी बहल जाएगा। हाँ माँ, अच्छा मुझे 20,000 रुपये दे दो, अगर पैसे बचेंगे तो मैं लौटा दूंगी। मीरा ने कहा तो विमला जी ने तुरंत अपना पर्स अलमारी से निकाला और 20,000 रुपये उसके हाथ में थमा दिए। बेटी, कुछ अच्छा सा देखना अपने लिए, अगर और पैसे चाहिए तो बता देना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। दिशा रसोई घर में खड़ी ये सब देख रही थी। जब विमला जी ने बिना एक भी सवाल किए 20,000 रुपये मीरा को थमा दिए तो दिशा की हैरानी का ठिकाना न रहा। रोटियां बेलती हुई सोचने लगी, ये वही सासू माँ है जो मुझसे कल सिर्फ 1,000 के लिए इतनी पूछताछ कर रही थी। जब रसोई का राशन खत्म हो गया था और मैंने पैसे मांगे थे, उस वक्त कितने सवाल किए थे, क्या खरीदना है, कितना आएगा, इतनी जल्दी राशन कैसे खत्म हो गया, और अब मीरा के लिए बिना कुछ पूछे 20,000 रुपये दे दिए। दिशा ने सिर झटक कर खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश की। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ के काम की गति धीमी पड़ गई। दिन भर की थकावट के बावजूद दिशा ने घर संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मीरा के लौटने से पहले उसने खाना तैयार कर लिया था। रात को मीरा के घर लौटने से पहले ही मोहित घर आ चुका था। यानी डिनर डाइनिंग टेबल पर लगाया
तो उसी समय मीरा भी आ गई। तू आ गई बेटी, बहुत देर कर दी, आ खाना खा ली। विमला जी ने कहा। अरे नहीं माँ, नीतू के साथ मैंने भारी खाना खा लिया था। वही मॉल में चाइनीज रेस्टोरेंट था, आज तो मजा ही आ गया। कहते हुए मीरा शॉपिंग बैग खोलकर अपनी माँ को ड्रेस दिखाने लगी। माँ देखो, मैं कितनी खूबसूरत ड्रेस लेकर आई हूँ, ये देखो रेड वेलवेट गाउन। नीतू कह रही थी कि मुझ पर गजब लगेगा। विमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, तेरे कपड़ों की पसंद तो हमेशा से ही कमाल है। मीरा ने एक और बैग खोलते हुए कहा, और माँ, मैंने आपके लिए भी बहुत बढ़िया सूट देखा था। कल हम दोनों बाजार चलेंगे और आपके लिए भी कुछ अच्छे कपड़े खरीद लाएंगे। आप जो कपड़े पहनती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विमला जी ने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा बेटे ठीक है, अब मुझे खाना खाने दे। इधर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए मोहित को इस बात की चिंता सताई जा रही थी कि आखिर मीरा और राहुल के रिश्ते का क्या होगा। एक हफ्ता और बीत गया। मीरा को मायके आए लगभग 1 महीना हो चुका था, लेकिन ना तो उसने ससुराल जाने की बात की और ना ही किसी ने उसे इस बारे में टोकने की हिम्मत की। मोहित और दिशा अब स्थिति से परेशान हो चुके थे। एक दिन दिशा ने मोहित से कहा, हम ऐसा कब तक देखते रहेंगे मोहित? मीरा और राहुल की शादी को 1 साल हो गया है। उनके रिश्ते को बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा। मोहित ने सहमति में सिर हिलाया। तुम ठीक कह रही हो। मैं सोच रहा था कि उनकी शादी की सालगिरह पर दोनों को एक बार फिर साथ लाने की कोशिश की जाए। शायद एक अच्छे मौके पर बात बन जाए। मोहित ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम एक काम करते हैं, सालगिरह पर केक मंगवाते हैं और राहुल को ही बुलवा लेते हैं। शादी की सालगिरह वाले दिन मोहित और दिशा ने केक मंगाया और फिर मीरा और विमला जी को आवाज दी। वे दोनों कमरे से बाहर आई तो ये सब देखकर दंग रह गए। ये सब क्या हो रहा है? ये केक किस खुशी में? मीरा ने चौंकते हुए पूछा तो मोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भूल गई, आज तुम्हारे और राहुल की शादी की पहली सालगिरह है। हमने सोचा कि इस मौके पर कुछ खास किया जाए। हम चाहते कि मीरा और राहुल इसे एक साथ मनाएं। शायद इससे उनके बीच की दूरियां कम हो जाए। फिर मोहित ने मीरा की ओर देखते हुए कहा, मीरा, अब राहुल को कॉल करो और उसे यहाँ आने को कहो। ये सुनकर मीरा उसे गुस्से से घूरने लगी तो मोहित बोला, अरे कोई बात नहीं, तुम्हें फोन करने की परेशानी है तो मैं उसे बुला लेता हूँ। फिर मीरा गुस्से में तमतमा उठी और तेज आवाज में बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बिना ये सब करने की? मैंने पहले ही कहा था कि मैं उस मनहूस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एक बार में समझ नहीं आता क्या आप लोगों को? विमला जी ने तुरंत मीरा का साथ देते हुए कहा, मेरी बेटी ने बिल्कुल सही कहा। अगर वो आदमी यहाँ आया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी, और अगर कोई उसे यहाँ लेकर आया तो उसे भी घर से बाहर निकाल दूंगी। मोहित और दिशा हक्के बक्के खड़े रह गए। दोनों के लिए ये प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। मीरा और विमला जी गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। फिर मोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समझ नहीं आता क्या करूं। ये तो स्पष्ट है कि इन लोगों को कुछ सुलझाना ही नहीं है। इनकी जिद ही इनके रिश्ते के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। ये लोग घर बसाना नहीं, तबाह करना जानते हैं। उसके अगले दिन मीरा ने ठान लिया कि अब वह तलाक लेकर इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहती है। मीरा ने जब तलाक के बाद घर में उठाई तो पूरे घर का माहौल भारी हो गया। मोहित ने एक बार फिर स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद उसकी माँ से बात करने पर कुछ हल निकले। रात को जब सभी अपने अपने कमरों में चले गए तो मोहित ने अपनी माँ को कमरे से बाहर बुलाया। क्या बात करनी है? विमला जी ने कहा तो मोहित बोला, माँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मेरा तलाक देने की जिद पर अड़ी है। ऐसी कौन सी आफत आ गई
जो नौबत यहाँ तक पहुंच गई। फिर विमला जी ने ठंडी सांसें भरते हुए कहा, बेटा, मुझे तो बस इतना मालूम है कि मेरी बच्ची परेशान है। अगर तलाक में उसका सुख है तो यही सही, लेकिन मैं उसे बर्बाद होते ही नहीं देख सकती मोहित। लेकिन माँ, उसे बर्बाद और कोई नहीं, सिर्फ आप कर रही हैं। पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने की बजाय आप उसे और बढ़ा रही हैं। मोहित की यह बात सुनकर विमला जी गुस्से से भड़क गई। देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी बहन का इस घर में रहना खल रहा है, और ये दिखावे की हमदर्दी तुम किसके किसके कहने पर कर रहे हो, ये भी मैं बाखूबी जानती हूँ। मोहित ने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, माँ, आप बेवजह दिशा पर शक क्यों करती हैं? वो जैसी समझदार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वो हमेशा मीरा और इस घर के भले की सोचती है। विमला जी ने तीखे स्वर में कहा, अरे रहने दो बेटा, मुझे सब पता है। मुझे मालूम है यहाँ कौन किसके भले की सोचता है। मोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन माँ, क्या आपने कभी राहुल से बात करने की कोशिश की? आखिर झगड़े की जड़ क्या है, ये जानने की कोशिश की है आपने? भार में जाए वो राहुल। विमला जी गुस्से में बोली, मुझे उस 2 टके के आदमी से कोई बात नहीं करनी। उसने मेरी बच्ची का जीना हराम कर दिया। मेरी बेटी क्या कुछ सह रही है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? और आपने ये कैसे मान लिया कि सारी गलती राहुल की है? मोहित ने तर्क स्वर में पूछा। रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से बनते हैं और बिगड़ते हैं। आपने एक बार भी राहुल का पक्ष नहीं सुना। क्या पता सच्चाई कोई कुछ और हो तो? विमला जी ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी बेटी जो कह रही है वही सच है। विमला जी वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। मोहित चुपचाप खड़ा रह गया। अगले दिन सुबह सुबह दिशा ने मोहित से कहा, सुनिए, मेरे चाचा के बेटी की शादी है। शादी के लिए मुझे एक नया सूट खरीदना है, कुछ पैसे चाहिए थे। तो मोहित ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं भी माँ से पैसे लेकर देता हूँ तुम्हें। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी माँ के पास गया। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। दिशा के मायके में शादी है, उसे एक सूट खरीदना है। विमला जी ने अनमने ढंग से कहा, इस महीने ज्यादा खर्चा हो गया है, बेटा भी पैसे नहीं है। मोहित हैरान रह गया। माँ, हफ्ता भर पहले ही मैंने आपको अपनी पूरी तनख्वाह दे दी थी, आखिर सारे पैसे कहाँ गए? विमला जी ने बात को टालने की कोशिश की। अरे बेटा, घर का खर्च, मीरा के लिए कुछ सामान और बाकी के खर्चे, अब क्या एक हिसाब देने लगूं तुझे? माँ, मुझे साफ साफ बताइए पैसे कहाँ खर्च हुए? विमला जी नजरें चुराते हुए बोली, कुछ नहीं, मीरा को थोड़े बहुत पैसे दिए थे, उसकी भी तो जरूरतें होती हैं। थोड़े बहुत। मोहित का स्वर ऊंचा हो गया। विमला जी झुंझुराते हुए बोली, अरे क्या हो गया? अगर मीरा ने कुछ शॉपिंग कर ली, उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, तो क्या मैं उसे खुश करने के लिए थोड़े पैसे भी नहीं दे सकती? परेशानियां? क्या मीरा की परेशानियां का हल महंगे कपड़े और शॉपिंग है? और हम लोगों की जरूरतों का क्या? मीरा को लाखों खर्च करने की इजाजत है, लेकिन मेरा और मेरी पत्नी का क्या? दिशा दिन भर इस घर के काम में लगी रहती है, मैं सारा दिन बाहर मेहनत करता हूँ। और अगर आप मेरी सारी की सारी तनख्वाह लेती हैं, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि घर के हर सदस्य की जरूरतों का ध्यान रखें आप? तू ज्यादा मत बोल, विमला जी ने झल्लाकर कहा। मीरा को अपने पति से कोई मदद नहीं मिलती। अगर मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए तो क्या गलत किया? तो मोहित ने निराश होकर सिर हिलाया। माँ, गलत किया है। आप उसे सही और गलत के बीच फर्क सिखाने की बजाय उसकी जिद को बढ़ावा दे रही हैं। मोहित गुस्से से तमतमाता हुआ घर से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही विमला जी ने दिशा की ओर देखा और तंज भरे स्वर में कहा, ये सारी आग इसी की लगाई हुई है। जब पता था कि इस महीने ज्यादा खर्चा हो गया, तो क्या जरूरत थी नया सूट मांगने की? पुराने कपड़ों से भी तो काम चल सकता था, या नहीं? तभी मीरा, जो पास ही बैठी थी, झट से बोल पड़ी, हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
मेरे कपड़े देखकर से रहा नहीं गया और ये रीस पर उतर आई। दिशा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मीरा ने तलाक का केस फाइल कर दिया था। उसके और राहुल के रिश्ते की कड़वाहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। विमला जी मीरा के फैसले के साथ थी, लेकिन मोहित और दिशा ने इस रिश्ते को बचाने की एक आखिरी कोशिश करने का निर्णय लिया। एक शाम मोहित ने दिशा से कहा, मैं राहुल से मिल जाऊंगा। शायद मुझसे बात करके वो मीरा को समझने की कोशिश करे। तुम मीरा से बात करो, हो सकता है वो कुछ नरमी दिखाए। दिशा ने भी सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन विमला जी बाजार गई थी और मीरा अकेली घर पर थी। दिशा ने ये मौका सही समझा और उसके पास जाकर बैठ गई। मीरा, क्या मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ? मीरा ने टीवी बंद करते हुए कहा। हाँ भाभी, बोलो। फिर दिशा ने कहा, देखो मीरा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए एक बात तुम्हें कहना चाहती थी कि तलाक का रास्ता छोड़कर एक बार फिर से अपना घर बसाने की कोशिश करो। औरत की इज्जत उसके पति के साथ होती है। उसी समय मीरा भड़क पड़ी। ऐसी इज्जत का क्या मैं अचार डालूंगी? जो इंसान घर में काम वाली बाई तक नहीं लगा सकता, अपनी पत्नी की ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकता। नहीं रहना मुझे ऐसे दो कौड़ी के इंसान के साथ। नहीं मीरा, तुम ऐसा नहीं कहना चाहिए। बस भाभी, मैं यहाँ अपने घर में हूँ और बड़े सुकून से हूँ। मेरी खुशी इसी में है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ये सुकून और खुशी तुम्हें खटक रही है। उसी समय विमला जी भी पहुंच गई। दरवाजे के बाहर से उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। अंदर आते ही भड़क पड़ी। विमला जी तंज भरे स्वर में बोली, अच्छा, अब तो उसे समझाएगी? तू कौन होती है उसकी जिंदगी में दखल देने वाली? तो दिशा ने कहा, नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इन दोनों की सलाह करवाना चाहती थी। फिर विमला जी बोली, सुलह करवाना चाहती थी, जैसे छुटकारा पाना चाहती थी? बड़ी आई सुलह करवाने वाली। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, अच्छे भले मूड का सत्यानाश कर दिया। मीरा ने फिर से टीवी का रिमोट उठाया और टीवी ऑन कर दिया। इस बात को भी 5 मिनट ही बीते थे कि मोहित घर के अंदर आया। वह बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। जैसे ही वहां सोफे पर बैठा और कुछ बोलने लगा, तभी मीरा ने कहा, माँ, अगर भैया भी मुझे कोई उपदेश देने के लिए यहाँ बैठे हैं तो इनसे कह दो कि मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। मीरा की बात सुनकर मोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और ऊंची आवाज में बोला, मुझे जो कहना है वो मैं कहकर रहूंगा और तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो विमला जी बोली कि तू किस तरीके से बात कर रहा अपनी बहन के साथ? फिर मोहित ने कहा, माँ, मैं आज राहुल से मिलकर आया हूँ। ये तो उस इंसान की शराफत है जो इस लड़की की ऐसी हरकतों के बावजूद उल्टा इससे माफी मांगने को तैयार है। तो मीरा बोली, नहीं चाहिए मुझे किसी की माफी। फिर मोहित ने कहा, तुम्हारा यही व्यवहार तुम्हें ले डूबेगा मीरा। ये तो उससे बात करके मुझे पता चला कि तुमने उसके घर के लोगों को कितना परेशान किया है। और तुम जानती नहीं हो अपने सास ससुर को कैसी कैसी बातें सुनाती है ये। किसी के लिए खाना नहीं पकाती, यहाँ तक कि अपने पति के लिए भी नहीं, और ऊपर से हर रोज होटल का खाना खाने की डिमांड करती है। अगर कोई समझाने की कोशिश करता है तो झगड़ा करा देती है। अब तो इसने राहुल के सामने एक नई ख्वाहिश रख दी कि इसे अपने सास ससुर से अलग होना है। कि सुनकर दिशा भी हैरान हो गई और मीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुमने अलग होने की बात क्यों कही? तो मीरा उसका हाथ कंधे से झटकते हुए बोली, तुम तो चुप ही रहो, मुझे तुम्हारी किसी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। मीरा, ये क्या बेहुदा हरकत है? मोहित ने तो मीरा बेशर्मी से भरे लहजे में बोली, मैंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। अब मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है भाई, चाहे जो हो जाए। नहीं मीरा, अपने ससुराल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा।
और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगा। अच्छा, मुझे बाहर निकाला तो दूर हाथ भी लगाकर दिखाइए, अगर हिम्मत है तो। मोहित ने कहा, देख लीजिए माँ, ये सब आपकी तरफदारी का नतीजा है। मेरे साथ चलो मीरा, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। उसी समय विमला जी बोली, खबरदार, तू होता कौन है मेरी बेटी को इस घर से निकालने वाला? अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो तू या तेरी चालबाज पत्नी, जिसके कहने पर तू ये सब कर रहा है। अभी के अभी निकल जाओ मेरे इस घर से, नालायक, जोरू का गुलाम। मोहित, जो तक सब कुछ सहन करता आया था, अब चुप करके बैठने वाला नहीं था। अगले दिन सुबह ही उसने किराए पर एक मकान ढूंढ लिया और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपना सामान लेकर घर से निकल चला गया। जाते समय मोहित और दिशा विमला जी के पैर छूने लगे तो उन्होंने पैर पीछे कर लिए। उसे घर से निकलने के साथ ही मोहित और दिशा को रोज रोज के कलेश से मुक्ति मिल गई। अब अलग घर में रहकर आराम की जिंदगी गुजारने लगे। इधर कोर्ट द्वारा मीरा और राहुल के तलाक को भी मंजूरी दे दी गई। तभी तलाक को 1 महीना हुआ था कि मीरा और विमला जी की मुश्किलें बढ़ने लगी। बचत के रूप में जितने पैसे भी विमला जी के पास रखे थे, सबके सब खर्च हो चुके थे। राशन वाले का उधार भी इतना बढ़ चुका था कि उसने और उधार देने से साफ इनकार कर दिया। अब दोनों माँ बेटी इसी चिंता में थी बैठी कि आगे कैसे गुजारा होगा कि तभी घर की बत्ती गुल हो गई। बहुत देर से अंधेरे में बैठी मीरा ने कहा, माँ, फोन करके पता तो करो कितनी देर हो गई है, बिजली अभी तक आए क्यों नहीं? तो विमला जी उदासी भरे स्वर में बोली, फोन किया था, विमला जी का बिल नहीं भरा, इसलिए बिजली कट गई है। ये सुनकर तो मीरा ने अपना माथा पकड़ लिया। तो विमला जी बोली, बेटे अगर ऐसे चलता रहा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तू तो पढ़ी लिखी है, कोई नौकरी कर लेती तो। कि सुनकर मीरा बोली, ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? अगर काम करना ही होता तो हमें अपने ससुराल में ना रह जाती। और वैसे भी मुझे अब यहाँ रहना ही नहीं है, वापस राहुल के पास जा रही हूँ। मैं जानती हूँ उसे फिर से मुझे अपना लेगा। कम से कम मुझे अंधेरे में तो नहीं रहना पड़ता, खाने को रोटी तो मिलती थी कम से कम। यहाँ रहते हुए तो दाने दाने को मोहताज हो चुकी हूँ मैं। और इतने बुरे भी नहीं थे मेरे सास ससुर कि उनके साथ ना रह सकूं मैं। आपका ये घर आपको ही मुबारक हो। कहते हुए मीरा ने अपना बैग पैक किया और घर से निकल गई। लेकिन जैसे ही अपने तलाकशुदा पति के घर के बाहर पहुंची तो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वहां तो समयाने लगे हुए थे। पूछने पर पता चला कि राहुल की 1 दिन पहले शादी हो चुकी है और आज उसकी दावत चल रही है। सुनते मीरा की सांस लटक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई सड़क पर आ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। अपनी इतनी बड़ी गलती का उसे फल मिल चुका था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।